सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था, भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने को मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। न सिर्फ अजातशत्रु ने उनको जेल में बंद किया बल्कि उनकी हत्या भी कर दी थी। राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि मेरे लिए जेल बनवाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो जेल बनवा ही रहे हो, परंतु ऐसा जगह जेल होना चाहिए मेरे लिए जहाँ पर प्रतिदिन भगवान बुद्ध का दर्शन होता रहे। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांतिप्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। वो व्यापक था, ये मगध साम्राज्य था, और उत्तर में वैशाली तो उसके साथ था ही, और मैं पश्चिम में भी वो कौशाम्बी तक गया था, दक्षिण में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। शरणं गच्छामि। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। ये बहुत सुंदर शहर है, चारों ओर पहाड़ियां हैं। लेकिन अजातशत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई आक्रमण न कर सके। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटलीग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहां एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। कहा जाता है जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब गौतम बुद्ध यहां आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है, अग्नि, जल और गृह कलह। आग और पानी के संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र
आज भी उलझा है। इस नगर को 3 चीज़ों से खतरा रहेगा। फ्लड से, चूँकि गंगा के किनारे था, यह बात उनके जहन में रही होगी, और आपसी कलह तो ये सामान्य बात है, इसको इन्होंने देख लिया था या महसूस किया होगा, और फायर की भी चर्चा उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं बाद में जो पाटलिपुत्र का विनाश हुआ है उसमें अग्नि से भी इसके नष्ट होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब सती का पट यानी जांघ का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वही यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजातशत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजातशत्रु हर्यंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। क्योंकि वह अत्याचार भी बहुत होता था और साथ ही साथ वो स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारी शासक और कुशासन जिसे कहा जाता है, सबका वह नंदों का जो शासन था उससे जनता ऊब चुकी थी। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन यह समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो चाणक्य का जन्म यहीं हुआ, गरीब ब्राह्मण परिवार के परिवार में। तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया और जिस तरह से नंद वंश के तत्कालीन राजा के हाथ हुआ अपमानित हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने नंद वंश का नाश करने का निश्चय किया। बहुत ही ऊंचे किस्म के थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सफलता का एक राज कौटिल्य भी थे। तीन 327 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। किंग मेकर ही नहीं थे, उन्होंने साम्राज्य बनाया। किंग मेकर तो थे ही, उन्होंने राज सत्ता बदल दी, एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का लाया। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई दफा मगध पर आक्रमण किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का जो अफगानिस्तान है
जिसमें काबुल, कंधार, हेरात, बल्ख ये उधर था, इधर बंगाल था और दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। बीच में केवल कलिंग नहीं था, जिसे बाद में अशोक ने जीता है। अदरवाइज कलिंग के बिना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था। समाज दिशाहीन था, देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटा था। चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। भारत में योग्यता के बल पर पद पर नियुक्ति की परंपरा मौर्य के जमाने में शुरू हुई। गुप्तचर प्रणाली मौर्यों के ज़माने में शुरू हुई। इसके पहले गुप्तचर प्रणाली नहीं थी। सबसे पहले उसी ने कहा कि जमीन के अंदर का जितनी संपत्ति है वो सब राजकीय संपत्ति है। उस समय के प्रशासन की चर्चा दो स्रोतों में मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और फिर जो यूनानी यात्री उसके दरबार में आया था एक दूत के रूप में, मेगास्थनीज, उसकी रचना इंडिका में भी चर्चा मिलती है। तो नगर प्रशासन के बारे में जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में मेगास्थनीज ने विस्तार से चर्चा की है और उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रशासन काफ़ी सुसंगठित था और काफ़ी उसकी कार्यकुशलता बनी हुई थी, एफिशिएंसी भी थी और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी था। आज भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेंचों की जो शतरंजी चालें दिखती हैं, उसके जनक चाणक्य ही हैं। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदा बहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ। चंद्रगुप्त ने अलक्षेंद्र के सत्रपों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलक्षेंद्र के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त ने मगध में जोड़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था, पर मगध का असली गौरव अभी दुनिया ने देखा ही कहां था। पाटलिपुत्र का वो वैभव दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला था, लेकिन मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था, कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार की लाख कोशिशों के बावजूद मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक नया राजा था, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक बहुत अत्याचारी था, लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जो इनिशियल एक्सपेडिशंस का होता था कि दूसरे राज्यों को अपने अंदर में लाना, ये एक मुहिम की तरह चला था। उसको जैसे उनको चंडाल अशोक भी कहते थे कि दूसरे राज्यों को कब्जा करके अपने अधीन करना और फिर अपने राज्य विस्तार का एक पहलू था जो कलिंग पर भी अटैक करना। अपने शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मगध की विशाल फौज के आगे कलिंग की सेना की कोई बिसात ही नहीं थी। उन्होंने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहते हैं ऐसा कत्लेआम मचा कि रणभूमि के बगल से गुजरती दया नदी लहू से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह अशोक महान। एक बहुत क्रूर राजा को एकदम शांति प्रिय दिखलाता है कि कलिंग युद्ध ने, हिंसा ने, रक्त ने उसके हृदय को परिवर्तन किया।
दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अशोक एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान शासक था, जिस तरह से बाद में चलकर अकबर हुआ है। अशोक के लिए नेचुरल साम्राज्य विस्तार अब ख़त्म हो चुका था। उस ज़माने में जहाँ कम्युनिकेशन के साधन लिमिटेड थे और साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक, कर्नाटका तक हो चुका था, अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो उसके लिए अब साम्राज्य विस्तार न करना उसके हित में था, नहीं तो वो एलेक्जेंडर हो जाता कि एक तरफ से जीतता, दूसरी तरफ से साम्राज्य का विघटन हो जाता। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों, दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। यह अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिलियां अविद्या से दुख और बाकी 12 दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता था। हिंसा की त्रासदी से त्रस्त था, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने अनुयायियों को भेजा धर्म की स्थापना के लिए। ये धर्म चक्र था और उसी का प्रतीक हम लोग अपने इस चक्र में मानते हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करुणा, दया, मैत्री के साथ जीना चाहिए और प्राणी मात्र के साथ प्रेम रखना चाहिए। बुद्धिज़्म के शरण, बुद्ध के शरण में आकर बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करके उन्होंने बुद्ध का धर्म प्रचार करने में बहुत सारा योगदान किया है और जहाँ भी गए हैं वहाँ पर अशोक चक्र, अशोक स्तंभ बनाने का काम किया है और उसका इनिशियल स्टार्ट वैशाली से हुआ है। बिहार की धरती अगर खूनी संघर्ष का रणक्षेत्र बनी तो अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश भी यहीं से निकला। अगर नंद का कुशासन यहां था तो सम्राट अशोक का आदर्श शासन भी यहीं था। पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी मगध ही थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान बताया था। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बिठा दिया। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक महाविद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन, सब किसी न किसी रूप में इस भूमि से जुड़े थे। और ऐसे दूसरे कई व्यक्तित्व हैं जो बिहार के इतिहास को गौरवमयी बनाते रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का गौरव मध्यकाल आते आते धुंधला पड़ गया। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक कर मुल्तान से लेकर दिल्ली तक पर फतह कर लिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। सत्ता का केंद्र बदल गया। पाटलिपुत्र जो भारत के पहले साम्राज्य की राजधानी थी, राजनीतिक केंद्र के रूप में नीचे गई। कहने का मतलब उसका अवसान हुआ, फॉल हुआ, डाउनफॉल हुआ। बारहवीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। यहां कभी दूर देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होने का गौरव पहले ही गंवा चुका था। इस आक्रमण के बाद मगध ने शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होने की ख्याति भी गंवा दी।
अफ़गानिस्तान से आया था बौद्ध धर्म के खिलाफ में, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं किया बल्कि यहाँ पे बहुत सारे जो 10,000 मॉन्क थे, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। इतिहास को खंडहर में तब्दील कर विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। सेना रहने के लिए नष्ट किए हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगी। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। यहाँ पे सब चीज की पढ़ाई होती थी, तांत्रिक, मेडिसिन, वेदा, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, योग विद्या, सब चीज की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही भाषाओं की जान है। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मैथिली भाषाओं की जान है। वीर कुंवर सिंह और शेर शाह, वीर कुंवर सिंह और शेर शाह बाजी कभी न हारी है। बंजर में जो फूल खिला दे सच्चा वही बिहारी है। बंजर में जो फूल खिला दे सच्चा वही बिहारी है। मुगल काल में जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार की शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। वो शिकार खेलने गया और शिकार में एक शेर उस पर आक्रमण किया, और शेर जब आक्रमण करता है तो सारे लोग हतप्रभ रह गए, नवाब भी हतप्रभ रह गए। लेकिन शेर शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार के एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। कुछ बिखरे हुए गांव यहाँ पर थे, लेकिन उसने यहाँ के महत्व को समझते हुए इसे नए सिरे से बसाने का काम किया। जो दुर्ग उसने बनवाया उसके कुछ अवशेष आज भी पटना सिटी में देखे जा सकते हैं, और यहीं से शेर शाह ने एक तरह से दिल्ली में अपने प्रशासन को विकसित करने में भी भूमिका निभाई। उन 5 सालों में शेर शाह ने जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, वो एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया, ऐसी नींव लगा गया, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। स्पेशली लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट में, लैंड रेवेन्यू की सिस्टम में, वो भी बिहार की ही देन है। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासन में हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना की शान शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया। हाँ, उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहां आया। उसने जिद की कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था। औरंगजेब के तुरंत बाद चूंकि बिहार का महत्व खत्म हो गया, बिहार का सारा पहचान बंगाल में चला गया, तो उस पहचान को बनाए रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उस नाम की निरंतरता भी नहीं रही। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के स्थापक गुरु गोबिंद सिंह। ओ ना प्यारा रब, ओ ना जो गई, ओ ना प्यारा रब,
गुरु गोविंद सिंह मूलतः धर्मगुरु थे, लेकिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार भी उठाया। बिहार की धरती से इन महापुरुषों के जरिए बदलते वक्त के साथ दुनिया बदलते मूल्य सीख रही थी। अभी दुश्मन औरंगजेब था, लेकिन भारत की धरती पर एक नए दुश्मन से सामना होने वाला था। (1717) में नवाबों का शासन आया। तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। बिहार में उस समय अपना कोई उस तरह का शासक नहीं था जो बिहार को अलग पहचान दे। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका सारा ध्यान दिल्ली पर होता था, लखनऊ के नवाब का। बिहार जो है अनअटेंडेड रह गया और इसका फ़ायदा बंगाल के नवाबों ने उठाया। विशेषकर जब सुजाउद्दीन शासक हुआ तो उसके ज़माने में बिहार को पूरी तरह से बंगाल में मिला लिया गया। दिल्ली देख नहीं रही थी, लखनऊ का यहाँ कोई ध्यान नहीं था और बंगाल वाले ही समृद्ध थे, क्योंकि बंगाल के पास अपना बंदरगाह था, अपनी इकोनॉमी थी। और बंगाल के साथ उस ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि बंगाल उत्तर भारत के राजनीतिक डिस्टर्बेंसेस से अछूता था। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों और बंगाल नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। बेहद कम संख्या होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। चूंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे, पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बना। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दी। अफीम के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पटना था और गाजीपुर और बनारस से अफीम की खेती होती थी और वहाँ से अफीम पटना लाई जाती थी और यहाँ से फिर इसको गंगा के रास्ते बंगाल और तब चीन भेजा जाता था। दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको सबसे निर्णायक हार अगर इस संघर्ष में झेलनी पड़ी तो कुंवर सिंह के हाथों ही झेलनी पड़ी, जब कैप्टन ली ग्रां को उन्होंने पराजित किया। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बना। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना की सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण केवल 4 साल में कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूल कॉलेजों का निर्माण भी हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। लेकिन भौतिक विकास के आगे गुलामी का एहसास खत्म नहीं हो रहा था। नए रंग रोगन, नई भूमिका के बीच बिहार कैसे रखने वाला था आजाद भारत की नींव। चंपारण की भूमि से उपजा वो सबसे बड़ा आंदोलन। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की भूमि पर बीते हुए कल का सफर करते हुए न जाने ऐसी कितनी मिसालें हमें याद आ रही। जिस धरती से भगवान महावीर ने पहली बार दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, वहीं से आधुनिक दौर में अहिंसा का सबसे प्रबल आह्वान होने वाला था। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। अंग्रेजों के आदेश पर किसानों ने खेती तो की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पादों की वजह से अब उनसे कोई नील खरीदता ही नहीं था। अंग्रेज फिर भी पूरा लगान मांग रहे थे। उन अत्याचारों से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलवाकर ही गांधी माने
तो ये भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह का शुरुआत है। बिहार की धरती से गांधी जी ने दो बातें समझी, सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहां से एक नई करवट ले रहा था। आजाद भारत में बिहार का किरदार दिखाएंगे पाटलिपुत्र के अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए आज तक।